electrostatic potential at a point due to an electric dipole. तो हमने अब क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनता है वो निकालना है। तो सपोज करो हम ये एक डाइपोल मान लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक डाइपोल, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल O। ठीक हो गया। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P ओवर हियर, ये रहा हमारा पॉइंट P। दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट जो P है ये हमारा R दूरी पे है, और इसका ये एंगल थीटा। ए पे हमारे पास -q चार्ज पड़ा है और बी पे हमारे पास +q चार्ज प्लेस है। हमारी लेंथ ऑफ द डाइपोल, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी लेते हैं हम, 2a, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल हमारी कितनी आ गई, इसको हमने मान लिया 2a। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? हाँ जी, क्लियर है ये। हम ए से एक लाइन मारते हैं, ए से पी की दूरी, और वही बी से पी की दूरी है। ए से पी की दूरी हम मान लेते हैं R1 है, और बी से बी की दूरी मान लेते हैं R2 है। क्लियर हो गया। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, +q placed at B and -q placed at A at a distance 2a with center O, and dipole moment is, their dipole moment is, dipole moment की वैल्यू क्या होगी बताओ बेटा, q इंटू 2a, है ना। तो डाइपोल मोमेंट होगी q इंटू 2a, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन है हमारी डाइपोल। नाउ टेक O as origin and calculate electric potential at a point P where OP is equal to R and angle BOP is theta। तो OP R इक्वल है और एंगल BOP जो है वो हमने ले लिया थीटा। हमने अब ये B पॉइंट पे, हमने P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। AP हमने कितनी ले ली, R1, और BP कितनी ले ली, R2। क्लियर हो गया। सो पोटेंशियल at point P due to charge -q placed at A। हमने अभी पीछे क्या किया था, ग्रुप ऑफ चार्जेस में हमने क्या किया था कि एक पॉइंट पे अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्जेस को एक एक करके उनका पोटेंशियल P पे निकाल के सभी पोटेंशियल्स को ऐड कर दिया था हमने, है ना। तो सभी को हमने ऐड कर दिया था। ऐसे ही अगर हमने डाइपोल के लिए निकालना है तो A पे पड़े हुए -q चार्ज के लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनता है वो निकाल लेंगे, B पे पड़े हुए +q चार्ज कितना पोटेंशियल बनता है वो निकाल लेंगे, और टोटल हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 कितना आ गया, 1/4πε0 Q। यहाँ पे Q कितना है बेटा, -q है, तो इधर -q अपॉन R1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, -q/4πε0 R1। सिमिलरली पोटेंशियल at point P due to charge +q placed at B, तो वो हमने V2 मान लिया, और वो कितना आ गया, 1/4πε0। अब ये +q है तो +q अपॉन R2, तो हमारे पास आ गया q अपॉन 4πε0 R2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है
या नेट पोटेंशियल कह सकते हो, टोटल पोटेंशियल at t is v which is equal to v1 plus v2। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर देखो आप, दिस प्लस दिस, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भी आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। हाँ जी सक्षम एंड अर्नव, ये देखो 1/r2 वाली टर्म पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 1/r2 माइनस 1/r। क्लियर है यहाँ तक बेटा? प्लीज बताओ मुझे, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। सक्षम, अर्नव, सक्षम, अर्नव, अभी तक कोई डाउट बेटा? नो सर। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/r2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते हैं और इधर पुट कर देंगे 1/r2 और 1/r1। नाउ बाय ज्योमेट्री, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, या आपने +1 में हमने मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किए थे जब हमने +1 स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमने ना फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। कोसाइन फॉर्मूला होता है, एक होता है कोसाइन फॉर्मूला। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ही कोसाइन फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल पे लगता है। तो अगर हम ये कोसाइन फॉर्मूला इस ट्रायंगल पे लगाएं AOP पे, तो ट्रायंगल अगर हम AOP पे लगाएं तो हमारे पास ये ट्रायंगल AOP पे अगर हम ये कोसाइन फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास आ जाता है R1 का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है मतलब, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस ऑफ थीटा। ये होता क्या है बेटा, ये कॉस 180 माइनस दिस एंगल होता है, तो वो 180 माइनस दिस थीटा ही हो गया। तो ये वाला एंगल जो होता है ना, उसमें वो लिखा होता है cos 180 माइनस दिस, या तो ये कर दो। तो इधर ये वाला जो साइन होता है इधर नेगेटिव होता है और इधर cos 180 माइनस थीटा होता है, तो उसको माइनस cos थीटा लिख के ये प्लस करके cos थीटा आ गया। मतलब अगर आप लिखना चाहो कोसाइन मामला तो कैसे लिख सकते हो, ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ both sides other sides plus 2 times the product of other sides into cos of the exterior angle between these two sides। तो एक्सटीरियर एंगल को कर सकते हो आप और फॉर्मूला लगाओगे ये, तो अगर R1 का स्क्वायर ये आ गया। और सिमिलरली अगर मैं यही फॉर्मूला ट्रायंगल BOP पे लगाऊं, कोसाइन फॉर्मूला BOP, तो हमारे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस ऑफ, यहाँ पे फिर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसके और इस साइड के OP और OB के बीच का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये है बेटा 180 माइनस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास R2 का स्क्वायर आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस। हम इस वाली को एक बार सॉल्व करते हैं। इधर R1 निकालना है, हमने क्या निकालना है, 1/R1 और 1/R2। ये हमारे पास R1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से R स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। R स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2AR बाय R स्क्वायर हो गया था, तो 2A बाय R कॉस ऑफ थीटा ये रह जाएगा। अगर मैं इसमें से R स्क्वायर कॉमन निकालूं तो R स्क्वायर 1 रह जाएगा, ये A स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, 2A बाय R, ठीक है। नाउ A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, A जो है हमारा ये
डाइपोल जो है हमारा छोटा है, तो ये ए है, ए जो है वो आर के मुकाबले में छोटा है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर के मुकाबले में बहुत छोटा हो जाएगा। सो ए स्क्वायर विल बी वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, सो वी कैन निग्लेक्ट, so we can neglect a square by r square। ये वाले टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वाले टर्म को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, आप देखो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2a बाय r cos ऑफ थीटा। नाउ टेकिंग अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 इज इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2a बाय r cos ऑफ थीटा। क्लियर है? अब इसको रेसिप्रोकल कर दो इसी टर्म को, और 1 बाय r1 इज इक्वल टू 1 बाय r, और डिनोमिनेटर में ही क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2a बाय r। ये जो टर्म है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये इसकी पावर है 1, ऊपर आगे कैसी पावर हो जाएगी बेटा, हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 2a बाय r, इसकी पावर जो है अंडर रूट है, तो इसकी पावर 1/2 है, तो ऊपर आगे -1/2 हो जाएगी। बताओ प्लीज, ये ठीक लिखा मैंने? हाँ जी सक्षम अर्नब, यस सर, यस सर। ये अंडर रूट था नीचे, तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, मतलब अंडर रूट होती है पावर 1/2, तो ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, नाउ इधर ये -1/2 होगी। सिमिलरली 1/r2 की वैल्यू अगर मैं निकालता, ये सीधा ही आपने ये वाली निकालनी नहीं है, इसमें से अगर मैं सॉरी इसमें से अगर मैं 1/r2 की वैल्यू निकालता, तो इस वाले में से अगर हम ये वाला, हमने क्या किया था अभी 1/r1 की ली थी, लेकिन अगर मैं इसमें से 1/r2 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, बिल्कुल सेम टर्म है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो सिमिलरली 1/r2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2/r की पावर -1/2। हाँ जी, ये दोनों आ जाएंगी, बताओ क्लियर हुआ? हमने 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू कैसे निकाली, प्लीज एनी डाउट टिल नाउ, बोलो कोई डाउट है तो। 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू इधर हम पुट कर देते हैं बी के केस, तो हमारे पास पुटिंग these values of 1/r1 and 1/r2 in equation 3, तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास ये, तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो लिख लेते हैं v इज इक्वल टू q/4πε0 1/r2, तो 1/r2 क्या है, ये रहा, तो 1/r2 इज 1/r मल्टीप्लाई 1 माइनस 2a/r की पावर -1/2, माइनस 1/r1, 1/r 1 प्लस 2a/r की पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? हाँ जी प्लीज, 1/r और 1/r हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो v क्या आ गया, q/4πε0 r 1 माइनस 2a/r की पावर -1/2 माइनस 1 प्लस 2a/r की पावर +1/2। ठीक है जी, हमारी ये टर्म, हाँ जी। नाउ एक्सपेंडिंग दिस टर्म बायनोमियल, तो ये जो है ये वाली दोनों टर्म्स, एक्सपेंडिंग दीज टर्म्स बायनोमियल, तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती थी हमें, हाँ जी वॉल्यूम क्लियर आ रही है मेरी बेटा? सक्षम अर्नब वॉल्यूम आ रही है क्लियर बेटा? और कट रही है सर आवाज। अब अभी क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है सर। बीच में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, तो ही मैंने पूछा।
तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है हमारे को? बाइनोमियल थ्योरम कहती है 1 + x की पावर n जो होती है उसको एक्सपेंड किया जाए तो 1 + nx। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। ये सारा हमने 10 + 1 के पहला जो यूनिट था, पहला का मतलब वो बेसिक यूनिट था, उसमें से कुछ आता नहीं है, लेकिन +1 और +2 दोनों में वो काम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो मैथमेटिकल टूल्स नाम का हमने यूनिट किया था +1 के शुरू में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, अगर नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल K2S करियर जोन पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हो, वहां पे ये सारा मैथमेटिकल टूल्स वाला पड़ा है। वहां पे लिखा होगा 10 + 1 फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स। तो आप यूट्यूब पे K2S करियर जोन के चैनल पे जाकर के आप ये वीडियोस देख सकते हो मैथमेटिकल टूल्स की। 3 से 4 घंटे की वीडियोस है, मतलब 3 से 4 लेक्चर्स हैं। तो आप वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा सारे मैथमेटिकल टूल्स जो हमारे फिजिक्स में +1 और +2 में यूज करते हैं, वो सारा उसको हमने वहां पे समझा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/4/ε0 इंटू आर। ये अब क्या होता है, 1 + x की पावर n क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2a/r, 2r, 1/2 है तो 2a/2r माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 क्या हो जाएगा माइनस, और ये फिर माइनस 2a बाय 1 + 2a/r। वेट अ मिनट, ये जो पावर थी ये भी माइनस ही थी, ये गलत लिख दिया मैंने। ये वाली पावर तो माइनस ही है, इधर इसके दोनों के साथ पावर तो माइनस ही, अंदर का प्लस माइनस का फर्क था। तो हमारे पास क्या था, दिस पावर इज अगेन नेगेटिव। ये देखो, ये पावर दोनों में नेगेटिव ही थी, ये पे भी नेगेटिव थी और ये भी नेगेटिव थी। यहाँ पे मैंने पावर गलती से पॉजिटिव लिखी हुई, ये नेगेटिव है, ये भी पावर नेगेटिव है। तो आगे आएगा तो ये आगे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब ब्रैकेट वाला नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। देखो जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा यहाँ यस तक? सर। इसमें ना एक सब यस में सर। एक कमी रह गई है, ये देखो, ये cos थीटा सबके साथ में था, cos थीटा था यहाँ पे भी cos थीटा था, इधर डिनोमिनेटर में लाते हुए cos थीटा भी हमने छोड़ दिया। इधर क्या आएगा साथ में, cos थीटा, इधर साथ में आएगा cos थीटा। ये देखो सबके साथ में cos थीटा था, यहाँ पे इधर भी था, इधर भी था, सबके साथ एंगल भी लगा हुआ था। ये देखो, ये था 2a/r cos थीटा था, 2a/r इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे सबके साथ cos थीटा आना था, 2a/r cos थीटा, cos थीटा, इधर 2a/r cos थीटा, cos थीटा। तो सभी के साथ एंगल था हमारे सारे। जब हमने यहाँ पे इसको, ये रहा cos थीटा, जब हमने इधर से जब इसको डिनोमिनेटर किया तो यहाँ से हमने cos थीटा हमने छोड़ दिया यहाँ पे लिखना, तो वो सारा cos थीटा आगे वाली सारी टर्म में cos थीटा रह गया था। तो आपने cos थीटा साथ में लगाना है सबके। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बट वी गेट b इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू आर। 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a/r cos थीटा, और इधर भी क्या आ गया, a/r cos थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, 2a cos थीटा बाय r। देखो ठीक है ना, a cos थीटा बाय r प्लस a cos थीटा बाय r, तो 2a cos थीटा बाय r आ गया। तो हम इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू r। ये टर्म क्या है, q इंटू 2a, ये क्या टर्म होती है बेटा प्लीज, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, इसे क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो v क्या आ गया, v आ गया आपके पास p cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। तो potential at any point, potential at any point which is at a distance r from the center of the dipole and at an angle theta from making an angle theta with the dipole moment is given by, हमने निकाल दिया, वो क्या आ गया, v is equal to p cos theta upon 4πε0 r square।
तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये p cos थीटा हम क्या, अगर इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है बेटा? हाँ जी सक्षम, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या एक वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? सर स्केलर होता है। हाँ स्केलर होता है। तो अगर मैं p डॉट r लिख दूं तो v तो स्केलर निकलेगा, p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने, क्योंकि p और r के बीच का एंगल कितना था बेटा? थीटा, है ना। p ये रहा, ये p रहा ऐसे, और r ये रहा, p और r के बीच का एंगल थीटा है। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ p डॉट r यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर मतलब 1 मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? p cos थीटा ही आएगा। तो पोटेंशियल को आप p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर भी लिख सकते हो, या p डॉट r यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? अगला है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस होते हैं जिन पे पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है ना। तो दो सरफेसेस which have equal potential at every point is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस सरफेस पे, सारे सरफेस पे, हर पॉइंट पे v की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो हमें पता है बेटा, एक पॉइंट, सपोज करो एक सरफेस है आपके पास, ये रहा, कोई भी सरफेस है, ये रहा, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अगर मैं इधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, बी बी माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होता था बेटा, बता सकता है कोई मुझे? अर्नब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके इक्वल होता था? जैस्मिन, सर क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने कहा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, बी बी माइनस बी है, ये किसके इक्वल होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था दो पॉइंट के बीच का? एक यूनिट चार्ज को ए से बी लेके जाने में कितना काम करना पड़ता है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट कह सकते हो, यूनिट पॉजिटिव है तो इसको 1 भी ले सकते हो, कोई बात। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पॉइंट पे बी ए और बी बी सेम है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है? वो कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब बी ए इक्वल टू बी बी होगा, तो ये किससे इक्वल हो गया? 0। तो मतलब डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और डब्ल्यू ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल का फर्क ही नहीं होता, ठीक है नहीं। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू दी अदर पॉइंट। क्लियर हो ये बात? हाँ जी। यस सर। अब आप मानो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बना दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप इधर से इधर लेके गए, डीएल डिस्टेंस मूव किया। तो अगर आप एक किसी भी टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी लेके जाते हो, तो आपको कितना काम करना पड़ता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, तो आपको कितना काम करना पड़ता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको इतना काम करना पड़ता है। हाँ जी, एक
इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को मूव करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस फोर्स के अगेंस्ट आपको चार्ज को लाना पड़ेगा, मतलब आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी दूरी आपने मूव की, तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट आर। तो एफ डॉट डीएल, तो ई डॉट डीएल आ गया हमारे को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और क्योंकि वर्क जीरो होता है तो ये क्या हो गया? ई डीएल कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि वर्क जीरो हो गया तो ई डॉट डीएल आ गया ई डीएल कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, बिल्कुल है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकती। आपने चार्ज को मूव किया, बिल्कुल किया, ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कॉस थीटा जीरो होगा, और थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा जीरो कब होता है बताओ जी? 90 डिग्री। 90। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा किस के बीच में एंगल है? ई में और डीएल। मतलब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था, आप इस पे कहीं पे भी चार्ज को मूव कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, डीएल इसी पे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे होगी। तो कैसे होगी? सपोज करो ये आपका सरफेस है, ये शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी, ये पेन जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये तो इसके 90 हमेशा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज electric field intensity is always normal to equipotential surface। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उससे नॉर्मल में होगी। नॉर्मल का मतलब उन दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई बेटा? एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर, नहीं है सर। तो यहां से ना क्वेश्चन बन जाता है एक बार, कई बार क्वेश्चन क्या आता है? शो दैट electric field is always normal to equipotential surface। तो क्वेश्चन आया था ये 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आप क्या करोगे? आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी। एज वी नो दैट फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ चार्ज इज जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को आप मूव करोगे तो कोई काम नहीं करना पड़ता, तो वर्क डन इज जीरो। लेट अस सपोज दैट वी मूव अ यूनिट चार्ज from point A to B through a distance dl. So work done will be E dot dl. As work on the equipotential surface is zero, E dot dl is zero. That means E dl cos theta is zero. There is an electric field. वहाँ पे electric field तो है, तो electric field तो जीरो नहीं है। चार्ज को मैंने मूव भी कराया है, तो dl भी है, dl भी जीरो नहीं है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो cos थीटा जीरो होगा। ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, फिर तीसरा ही जीरो होगा, तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो cos थीटा जीरो होगा, इसका मतलब थीटा 90 होगा। That means electric field intensity is always normal to equipotential surface। क्लियर है जी? तो आज के लिए बहुत है। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने क्या करना है? एक एक चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल के सभी पोटेंशियल को ऐड कर देना है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल टोटल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल निकाला। तो डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे जो सेंटर से r दूरी पे था और डाइपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा था, उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डाइपोल के कारण बनेगा। तो हमने v1 निकाला माइनस क्यू चार्ज के लिए, फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला, और फिर हमने कोसाइन फार्मूला से 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन की, और फाइनली we came to our result that potential is equal to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square। यहाँ पे p डाइपोल मोमेंट है, थीटा एंगल है उस पॉइंट का विद डाइपोल मोमेंट, और r जो है उसकी सेंटर ऑफ द डाइपोल से दूरी है पॉइंट। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं जिन पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है जी? और
उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 पे होती है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, मेरा हाथ ये रहा ऐसे, तो ये पेन जो है ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इससे सीधी बाहर निकलती हुई 90 एंगल बनाती हुई। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सक्षम, अर्नब? यस सर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर।